हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जान चुका था कि आपके ध्वनि के जो तीन जो लक्षण है दोस्तों, उन लक्षणों में दोस्तों जो आपका पहला लक्षण है तरत और जो दूसरा लक्षण है प्रबलता, ये क्या होती है और इसकी पहचान कैसे की जाती है, इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, वो सारा चीज हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया था। बाकी का दोस्तों जो आपका तीसरा लक्षण था गुणता, वो आपका शेष रह गया है, जो कि मैं दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कवर कराऊंगा। लेकिन दोस्तों गुणता को जानने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आप लोग को ध्वनि की तीव्रता से परिचित करा दूं, क्योंकि आप लोग को ध्वनि की तीव्रता को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आप ध्वनि की तीव्रता को जान लेते हैं तो दोस्तों आपके ध्वनि के प्रसारण को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके परिभाषा पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसकी परिभाषा के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बताया जा रहा है किसी एकांक क्षेत्रफल का मतलब कि इकाई क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो क्षेत्रफल है, मान के चलते किसी भी क्षेत्र का अगर जो क्षेत्रफल है अगर वो मान के चलते हैं कि वो है दोस्तों 40 मीटर स्क्वायर, अगर वो क्षेत्रफल मीटर में है तो ठीक है, यानी उसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है अगर मीटर में है तो हमारे पास जो क्षेत्रफल निकल कर आया है वो है 40 मीटर स्क्वायर। तो इसका एकांक क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? तो इसका जो एकांक क्षेत्रफल होगा वो होगा 1 मीटर स्क्वायर। कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। और इसी 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं इकाई क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल। ठीक, तो देख सकते हैं कि यहां पर बताया जा रहा है किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में यानी कि इकाई समय में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। बहुत ही दोस्तों सिंपल परिभाषा है, बस आपको इस परिभाषा पर गौर करने की आवश्यकता है। आपने जाना कि अगर क्षेत्रफल कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, अगर हम उसके इकाई क्षेत्रफल का मान निकाल लेते हैं तो वही इकाई क्षेत्रफल हमारा एकांक क्षेत्रफल आता है। और जो एकांक क्षेत्रफल हमारा आता है तो उसी एकांक क्षेत्रफल से आपकी जो ध्वनि जो ऊर्जा है वो जितनी दोस्तों उससे 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, तो उसी दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को हम लोग ध्वनि की तीव्रता के रूप में क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। आपने कितना सिंपल रूप से ये समझा कि अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास क्षेत्रफल किसी भी मान का क्यों ना हो, चाहे वो 40 मीटर स्क्वायर का हो, चाहे वो आपका 60 मीटर स्क्वायर का हो, कितना भी दोस्तों मान का क्यों ना हो, अगर हम उसके एकांक क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, जैसे कि अगर हमने एकांक क्षेत्रफल ले लिया 1 मीटर स्क्वायर और इस 1 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल से आपकी जो ध्वनि है वो 1 सेकंड में जितना गुजरती है तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए मैंने समझाने के लिए क्या किया है कि यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर फिगर लेकर मैंने चला है जो कि आपका सटीक रूप से इस परिभाषा पर आधारित है। परिभाषा क्या था आपका? परिभाषा ये था किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं कि 1 सेकंड में कितनी ध्वनि ऊर्जा प्रवाहित हो जा रही है एकांक क्षेत्रफल से, और वही दोस्तों जो आपकी ध्वनि ऊर्जा होगी वो आपके ध्वनि की तीव्रता के रूप में जानी जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक दोस्तों हमने सरफेस लिया है और ये जो सरफेस है आपका वो है दोस्तों आपका स्फेरिकल, यानी कि ये दोस्तों आपके किस रूप में है? तो दोस्तों इसका जो क्षेत्र है ये दोस्तों गोला के रूप में। किस रूप में? गोला के रूप में। तो देखिए आपका जो गोला होगा, मान के चलते हैं ये हमारा गोला है, ठीक है, और इस गोला को दोस्तों अगर हम ऐसे करते हैं, मतलब अभी देखने में लग रहा है ब्रिज जैसा, सर्किल जैसा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे 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 अगर हम कर देते हैं, फिर दोस्तों ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो इस तरीके से आपको देखने से लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब ये क्या बन चुका है, अब ये दोस्तों गोला बन चुका है, यानी कि स्फेरिकल बन चुका है। तो दोस्तों अगर हम गोला वाला कोई अगर क्षेत्र लेते हैं और इस गोले वाले क्षेत्र के किसी बिंदु पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ध्वनि स्रोत को रखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर स्फीयर एरिया लिया है, यानी गोलीय क्षेत्र लिया है, और इस गोलीय क्षेत्र में दोस्तों हमने बिंदु P पर
हमने एक सोर्स क्या किया है, हमने दोस्तों एक सोर्स रखा है। कौन सा सोर्स? तो साउंड उत्पन्न करने वाला हमने सोर्स रखा, क्योंकि जब तक दोस्तों आपका साउंड उत्पन्न करने वाला सोर्स नहीं होगा तब तक ध्वनि आपकी उत्पन्न नहीं होगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर दोस्तों ले लिया है यहाँ पर साउंड सोर्स, जिससे कि ध्वनि उत्पन्न हो सके। अब जब आपके यहाँ से ध्वनि की उत्पत्ति की जाएगी, यानी साउंड सोर्स से दोस्तों जब आपकी ध्वनि निकलेगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगा कि ध्वनि जो है वो आपका ऊर्जा है, और जब ये दोस्तों आगे की ओर प्रवाहित होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तो दोस्तों आगे बढ़ने के साथ आपकी जो ध्वनि ऊर्जा है वो तरंग रूप में क्या होती है कि वो फैलती जाती है। तरंग रूप में क्या होती है दोस्तों? वो फैलती जाती है। तो तरंग के रूप में देख सकते हैं कि ये आपका, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा साउंड सोर्स है जो कि ध्वनि की उत्पत्ति करे, ठीक। और इस साउंड सोर्स से जब ध्वनि उत्पन्न हो रही है ऊर्जा के रूप में, और इस ऊर्जा का जब स्थानांतरण हो रहा है तरंग के रूप में, तो ये जो तरंग है आपका ध्वनि वाला वो दोस्तों संचरित होने के क्रम में, यानी आगे बढ़ने के क्रम में ये फैल रहा है। देख सकते हैं ये फैल रहा है। तो जब दोस्तों ये फैल रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब यहाँ पर आ रहा है क्षेत्र। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर दोस्तों आ रहा है क्षेत्र, क्योंकि अब ये क्या करेगा, अब ये आगे निकलने का प्रयास करेगा। देखिए ये क्षेत्र आ रहा है, ये क्षेत्र आ रहा है, ये पूरा क्षेत्र है ना, जो हमारा गोलीय जो क्षेत्र है जो हमने स्फेरिकल लिया है, पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र, ठीक है। तो इसके इस पूरे क्षेत्र का मान के चलते हैं कि पूरा जो इसका क्षेत्र है दोस्तों, इस पूरे स्फेरिकल का, तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसका पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि गोला का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने दोस्तों ले लिया कि इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों एकांक क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इतने बड़े गोले में कौन सा एकांक क्षेत्रफल हो सकता है? तो मान लेते हैं दोस्तों कि हमने जो इतना सरफेस जो लिया है, देखिए ध्यान समझना, ये जो आपने एरिया लिया है ये वाला, ये देखिए ये क्षेत्र है आपका ना, ये जो आपने एरिया लिया है ये वाला, ये वाला, यही क्या है? यही दोस्तों आपके स्फेरिकल एरिया का एकांक क्षेत्र है, यानी कि इकाई क्षेत्र है। और हमें अब ये देखना होगा कि आपके इस एकांक क्षेत्र से, इस इकाई क्षेत्र से आपकी जो ध्वनि है ऊर्जा, जो ध्वनि ऊर्जा है वो दोस्तों कितनी प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों इस एकांक क्षेत्र से आपके ध्वनि स्रोत से निकलने वाली जो ध्वनि ऊर्जा है वो तरंग के रूप में जितनी संचरित होगी, यानी जितना दोस्तों इससे बाहर निकलेगी, वो भी कितना समय में? तो मात्र 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जितना वो बाहर निकलेगी उतना दोस्तों, यानी कि 1 सेकंड में निकलने वाली आपकी जो दोस्तों ध्वनि तरंग होगी वो जितना बाहर निकल जाए वही आपके ध्वनि की तीव्रता के रूप में जानी जाती है, जिसका संकेताक्षर होता है आई। हम लोग क्या लिखते हैं? आई। यानी ध्वनि की तीव्रता को सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करने हेतु आई का प्रयोग किया जाता है, जिसका अंग्रेजी होता है इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमने दोस्तों क्या किया कि आप लोग को समझाया कि किस तरीके से क्या होता है ये बाहर निकलता है, क्योंकि आपका ये साउंड सोर्स है। तो साउंड सोर्स से जब ध्वनि निकलेगी तो ध्वनि दोस्तों आपके मतलब कि चारों ओर जाएगी वो ध्वनि, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि केवल एकांक क्षेत्र को देखना है, तो पूरा क्षेत्र नहीं देखना है, एकांक क्षेत्र को। तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर एकांक क्षेत्र ले लिया, और इस एकांक क्षेत्र से मान के चलते हैं कि 1 सेकंड में गुजरने वाली जो ध्वनि तरंग है वो दोस्तों इतनी है। और इसी को क्या बोलेंगे? इसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे, इसी को बोलेंगे आई, यानी कि ध्वनि की तीव्रता। समझे आप लोग? ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके सूत्र का, तो दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता होता है वो होता है ध्वनि स्रोत की शक्ति बटा में क्षेत्रफल। मेरी बात को समझना, जो ध्वनि की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ध्वनि स्रोत की शक्ति बटा में क्षेत्रफल। यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो आपने स्रोत लिया है, जो आपने सोर्स लिया है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसकी कितनी पावर है, उस पर दोस्तों क्या करना है? आपको डिपेंड करना है। यानी आपका जो ध्वनि की तीव्रता है वो कहीं ना कहीं आपके ध्वनि स्रोत की शक्ति पर वो निर्भर रहता है। इसीलिए मैंने दोस्तों लिखवाया भी है, कहीं अगर आप लोग भूल जाओ तो मैंने दोस्तों यहाँ पर विशेषताएं के फॉर्म में लिखवा दिया है।
ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति पर निर्भर करती है। तो शक्ति चाहे इसका ज़्यादा हो या कम हो, जितनी भी इसकी शक्ति होगी उस शक्ति को दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर ध्वनि स्रोत की शक्ति, जो भी आप ध्वनि स्रोत लोगे उसकी शक्ति को दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा, अगर आपको इंटेंसिटी निकालना हो यानी तीव्रता निकालना हो तो। अब बात है यहाँ पर क्षेत्रफल। तो दोस्तों जो आपने एरिया लिया है उस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है वो दोस्तों आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक, जब दोस्तों आप यहाँ पर उस एरिया का क्षेत्रफल अगर आप दोस्तों ले लेते हो तो उसके बाद आपकी जो इंटेंसिटी है वो आपको निकल कर आ जाती है। अगर हम बात करें स्पेरिकल दोस्तों आपके क्षेत्र का, स्पेरिकल एरिया का, गोलीय क्षेत्र का, तो समझना गोलीय क्षेत्र के लिए आपका जो फार्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यानी आपने अभी जाना कि आपके ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसका संकेत होता है आई। ठीक है, आई। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि आई है ध्वनि की तीव्रता। ठीक, तो आई बराबर क्या होता है भाई, तो ध्वनि स्रोत की शक्ति। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि हमने जो भी ध्वनि का जो स्रोत है वो लिया है उसकी जो शक्ति है वो है P। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सोर्स पावर यानी वो है P। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर P ले लेते हैं। ठीक, अब है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भाई कौन सा लेंगे, तो पहले देखेंगे कि जो क्षेत्रफल आप यहाँ पर ले रहे हैं तो वो क्षेत्रफल किस एरिया का है यानी कैसी आकृति का है। तो दोस्तों हमारी जो आकृति है वो है स्फेरिकल यानी कि वो है गोलीय। तो गोलीय क्षेत्र का जो दोस्तों क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², जैसा कि आप लोगों ने जानते होंगे, 9 क्लास में पढ़े भी होंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 4πr²। और इस तरीके से आपके स्पेरिकल क्षेत्र के लिए एक फार्मूला इंटेंसिटी का निकल कर आता है, वो आता है कितना, तो I = P/4πr²। समझे, यानी कि क्षेत्र बदलने के साथ आपके क्षेत्रफल का जो मान है दोस्तों वो भी क्या हुआ, वो बदल गया। आप देख सकते हैं कि हमने जो क्षेत्र लिया था वो कैसा लिया था, तो वो दोस्तों लिया था गोलीय। और आप सभी को पता है कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर 4πr² रखा। अगर दोस्तों आपके ध्वनि स्रोत से उत्पन्न होने वाली जो आपकी ध्वनि है अगर दोस्तों आपके बेलन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होती तो वहां पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि बेलन का क्षेत्रफल लिखते हैं। अगर दोस्तों शंक्वाकार क्षेत्र के लिए दोस्तों आपकी जो ध्वनि है अगर वो दोस्तों अपनी तीव्रता को प्रदर्शित करती तो हम लोग उसके क्षेत्रफल को क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल के स्थान पर लिखते हैं। अगर वो घनाभाकार क्षेत्र के लिए अपनी तीव्रता को प्रदर्शित करती तो हम लोग इस क्षेत्रफल के स्थान पर घनाभ का ही क्षेत्रफल लिखते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझ लिया है। अगर कभी भी आपके पास I = P/4πr² देखने को मिले तो दोस्तों आप लोग आराम से ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेंसिटी है वो एक ऐसे क्षेत्र से है जो क्षेत्र आपकी गोलीय हो। यानी गोलीय क्षेत्र के लिए हमारी जो ध्वनि की तीव्रता है वो दोस्तों निकल कर आई है। क्यों, क्योंकि आप इसके क्षेत्रफल के स्थान पर 4πr² को देख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इस वाले फिगर पर। तो दोस्तों अगर आप इस वाले फिगर को ध्यान से देखोगे तो देखने से आपको ये पता चलता है कि ये जो बिंदु है आपकी, ये वाला जो आप बिंदु देख रहे हो, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपके सोर्स को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, सोर्स। और सोर्स का मतलब होता है स्रोत। और ये जो स्रोत है आपकी वो कैसी है, तो वो दोस्तों आपके ध्वनि वाली है, यानी जिससे आपकी ध्वनि की उत्पत्ति हो। तो मान लेते हैं दोस्तों कि इस ध्वनि स्रोत से आपकी ध्वनि की उत्पत्ति हुई और जब ध्वनि की उत्पत्ति हुई तो जो ध्वनि है दोस्तों वो तरंग के रूप में आगे की ओर संचरित हुई। तो जब दोस्तों ये तरंग के रूप में आगे की ओर संचरित हो रही है तो इस संचरण के क्रम में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमने ये रेड कलर का जो दर्शाया है ना, ये रेड कलर का जो हमने यहाँ पर दोस्तों दर्शाया है, ये जो दर्शाया है, ये मान के चलते हैं कि जो भी क्षेत्र होगा आपका, जो भी क्षेत्र होगा आपका, उस क्षेत्र का यह दोस्तों एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वो क्या है, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने क्या किया है कि ए से दर्शाया है। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि यह एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आई लिखा, हमने यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हमने यहाँ पर आई लिखा हुआ है। और आप सभी को पता है कि ये जो आई होगा वो कहीं ना कहीं आपके एकांक क्षेत्रफल के लिए क्या हो दोस्तों, ये निकल कर आएगा। तो हमने यहाँ पर जो क्षेत्र लिया ये दोस्तों एकांक क्षेत्र को क्या करता है, एकांक क्षेत्रफल को क्या करता है कि प्रदर्शित करता है।
यहाँ जो आप आर देख रहे हो, ये जो आप आर देख रहे हो, तो ये दोस्तों जो आर है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपके दूरी को प्रदर्शित कर रही है। तो इस दूरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, यानी कि आपके ध्वनि स्रोत से जो आपके इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो दूरी है वो दोस्तों कितनी है, वो आर दूरी है। वो कितनी है दोस्तों, वो आर दूरी है। और इस आर दूरी के लिए आपका जो ध्वनि की तीव्रता है वो कितनी है, तो वो दोस्तों आई है, वो आई है। लेकिन जैसे ही आपके ध्वनि स्रोत से आपके ध्वनि तरंग की जो दूरी है दोस्तों वो दुगनी हो जाती है, यानी कि 2r हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्वनि स्रोत से इसकी दूरी है r, लेकिन यहाँ पर फिर इसकी जो दूरी है वो बढ़ जा रही है, यानी इतना ही दोस्तों फिर बढ़ जा रही है। तो r और r कितना होगा, 2r, यानी ध्वनि स्रोत से ये 2r दूरी पर वो आ चुकी है। जब ये 2r दूरी पर आ चुकी है तो उस स्थिति में दोस्तों आपके ध्वनि स्रोत से निकलने वाली जो आपकी ध्वनि है वो दोस्तों तरंग के रूप में जब आगे बढ़ी है तो इनका जो तरंग है वो दोस्तों फैला, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्वनि स्रोत से निकलने वाली जो ध्वनि का जो तरंग होगा वो आगे बढ़ने पर दोस्तों फैलता है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वो दोस्तों फैल रहा है, वो दोस्तों क्या हो रहा है, वो विस्तृत हो रहा है। तो जब ये विस्तृत हो रहा है तो विस्तृत होने के क्रम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यानी इस 2r दूरी पर, यानी कि ध्वनि स्रोत से दुगने दूरी पर, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर I/4 हो चुका है। I/4 कहने का मतलब कि आपके इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जितना पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे हैं, पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या किया गया है, इकाई भाग में जितना भी दोस्तों ये क्षेत्रफल होगा, इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा तो एकांक रूप में जब इसको आप बांटोगे ना, एकांक रूप में, एकांक क्षेत्रफल के रूप में, तो ये दोस्तों 4 भागों में क्या होगा, वो विभाजित हो जाएगा। 4 भागों में, 4 भागों में, 4 भागों में। तो देख सकते हैं ए ये 4 भागों में विभाजित हो चुका। जब ये 4 भागों में विभाजित हो चुका है दोस्तों, तो इन चारों भागों के लिए क्या होगा, आपको आई प्राप्त होगा, ये आई प्राप्त होगा। लेकिन हमारे पास तो केवल आई है, हमारे पास तो केवल आई है। तो इसी आई में से आपको इन चारों एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफलों को क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों तीव्रता देनी पड़ेगी, यानी उसके गणना के अनुसार आपको दिखानी होगी। तो उस स्थिति में आपका जानते क्या होगा, आई जो होगा वो 4 भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका एकांक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 4 को, इसीलिए जो यहाँ पर आई है वो बढ़ जाएगा I/4, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो ध्वनि की तीव्रता है अब वो ये चारों पृष्ठीय क्षेत्रफलों पर क्या होगी, वो दोस्तों विस्तृत हो जाएगी। फिर ये जब यहाँ पर दूरी कितना कर रहा है, फिर ये आर दूरी यानी इतनी दूरी पर जब ये आगे बढ़ रहा है और ध्वनि स्रोत से इसकी टोटल जो दूरी है अगर वो दोस्तों 3r हो जा रही है, 3r समान दूरी पर 3r यहाँ तक 3r हो जा रही है, देख सकते हैं 3r हो जा रही है, तो उस स्थिति में देख सकते हैं कि आपका जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तरंग के लिए, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दोस्तों आपका बड़ा हो चुका है। और जितना ये दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर आप इसका एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अगर उसका आप एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो दोस्तों इसका जो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानते हैं क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि दोस्तों यह 9 भागों में विभाजित कर देगा। और ये प्रत्येक जो भाग होगा दोस्तों वो अपने आप को एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में प्रदर्शित करेगा। और इन प्रत्येक एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपका जो दोस्तों ध्वनि का जो तरंग है दोस्तों वो 1 सेकंड में गुजारना होगा। तो उस स्थिति में आपके जो ध्वनि की तीव्रता है दोस्तों वो पुनः से क्या होगा, वो कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि 9 ठो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है एकांक वाला, तो एकांक जो आपका क्षेत्रफल है 9 ठो, इन 9 क्षेत्रफलों को क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो आपका आई है दोस्तों वो 9 भागों में विभाजित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखो, यानी पूरा जो आपका आई है वो 9 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, जब ये 9 भागों में बढ़ जाएगा तो दोस्तों यही चीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यही क्रिया दोस्तों क्या होगा कि आगे की ओर बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे दोस्तों ये तरंग आगे की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आपका आई है यानी ध्वनि की जो तीव्रता है वो दोस्तों घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि आपके ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों
और एक समय ऐसा आएगा कि आपके ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों वो पूरी की पूरी आपकी कम हो जाएगी, यानी बहुत ही दोस्तों यह नगण्य हो जाएगी, बहुत ही दोस्तों क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आई का मान क्या होगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, वैसे वैसे जो आपकी ध्वनि की तीव्रता है वो अपने आप के स्वरूप को वो खोता चला जाएगा। तो ये चीज़ को दोस्तों मैंने आप लोग को इस डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अगर हम बात करें दोस्तों ध्वनि की तीव्रता की विशेषता का, तो आप लोग समझ के रखना। देखिए, जो आपके ध्वनि की तीव्रता की जो विशेषता है उसे दोस्तों आप लोगों ने पहला वाला जो विशेषता है उसे आप लोगों ने समझ लिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो ध्वनि स्रोत की शक्ति पर निर्भर करती है। अगर मान के चलते हैं कि कोई ध्वनि स्रोत अगर आपका उसकी जो शक्ति अगर वो है 5 वाट, तो 5 वाट के अनुसार क्या करेगा दोस्तों, वो ध्वनि अपना उत्पन्न करेगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई बच्चा है, तो अगर उस बच्चे को बोला जाए कि तुम तेज चिल्लाओ, तो दोस्तों वो कितना भी तेज चिल्लाएगा तो वो चिल्लाएगा अपने शक्ति के अनुसार ही। जितनी दोस्तों इसके बॉडी में शक्ति होगी वो अपने बॉडी के शक्ति के अनुसार ही क्या कर सकता है, यह दोस्तों अपनी प्रबलता को प्रकट कर सकता है, अपनी ध्वनि की तीव्रता का दोस्तों वो दर्शा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर इस बच्चे के स्थान पर अगर हम दोस्तों कोई अगर मान के चलते हैं कोई बड़ा व्यक्ति ले लें और उसको बोले चिल्लाने के लिए, तो दोस्तों जब वो चिल्लाएगा, जब दोस्तों वो तेज, जब वो गर्जन करेगा, तो उस स्थिति में जानते क्या होगा, उसकी जो ध्वनि की जो तीव्रता होगी वो दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी तेज होगी। क्यों तेज होगी? क्योंकि दोस्तों उस बच्चे की तुलना में उस व्यक्ति की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इस व्यक्ति का तुलना अगर हम एक शेर से करें, जैसे कि आपने शेर को दोस्तों सुना होगा कि उसका जो गर्जन होता है वो काफ़ी दोस्तों हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही भयानक होता है। तो दोस्तों इस व्यक्ति की तुलना में अगर हम एक शेर को ले लें और शेर को बोलें कि अगर वो दोस्तों गरजे तो उसकी जो गर्जन की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि शेर के अंदर जो शक्ति है गरजने की वो दोस्तों एक आम इंसान की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है, और जब इसकी शक्ति ज़्यादा है तो इसलिए दोस्तों इसके ध्वनि की जो तीव्रता होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। आपने जाना होगा कि जब भी दोस्तों आपका शेर या बाघ दोस्तों और गरजता है तो उनकी जो दोस्तों गूंज है आवाज़ की वो बहुत दूर दूर तो क्या करती है, वो सुनाई देती है, क्योंकि उसके अंदर वो उतना कैपेसिटी है उतना गरजने की। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। अगर शक्ति कम रहेगा तो जो ध्वनि की तीव्रता है वो भी कम रहेगी, शक्ति ज़्यादा रहेगा तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अगला है श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी, देखिए श्रोता मतलब सुनने वाला, और स्रोत का मतलब जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। तो मान के चलते हैं कि स्रोत जो है आपका वो है शेर, जो कि ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है। शेर ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है तो वो हो जाएगा ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत। और श्रोता मान के चलते दोस्तों कि आप हो गए। अगर दोस्तों आप शेर से बहुत ही दूरी पर रहिएगा, बहुत ही दोस्तों दूर रहिएगा, तो उस स्थिति में आपको उस शेर से गरजने वाली जो दोस्तों आवाज़ होगी वो दोस्तों आपको कम सुनाई देगी। ठीक, यानी ज़्यादा दोस्तों आपको वो भयानक या ज़्यादा दोस्तों आपको तेज सुनाई बिल्कुल भी नहीं देगी, उसकी जो तीव्रता होगी वो दोस्तों कम होगी। लेकिन अगर आप शेर के पास चले जाइए और शेर जब गरजे तो उस स्थिति में दोस्तों उसकी जो आवाज़ होगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा सुनाई देगी। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों वो आपके श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यानी दूरी बढ़ने के फलस्वरूप आपके ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों वो घट जाती है, और दूरी घटने के फलस्वरूप आपके ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों वो बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देख सकते हैं 3 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परिवर्तनों पर अगर ध्वनि स्रोत को बिंदु स्रोत माना जाए एवं अवशोषण और परिवर्तनों को नगण्य मान लिया जाए तो ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों जिस प्रकार से आपके प्रकाश का परिवर्तन होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, ठीक दोस्तों उसी प्रकार से आपके जो ध्वनि है दोस्तों उसका भी परिवर्तन और अवशोषण होता है। तो अगर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि अगर छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परिवर्तनों पर अगर ध्वनि स्रोत को बिंदु स्रोत माना जाए, यानी जो आपका ध्वनि स्रोत है जिससे ध्वनि उत्पन्न किया जा रहा है उसको अगर बिंदु मान लिया जाए एवं
अवशोषण और परिवर्तनों को नगण्य, यानी जो अवशोषण हो रहा है ध्वनि का या ध्वनि का परिवर्तन हो रहा है उसको अगर नगण्य मान लिया जाए, बहुत ही दोस्तों कम मान लिया जाए या ना के बराबर मान लिया जाए, तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग पी लेते हैं, पी कहने का मतलब सोर्स पावर यानी ध्वनि की शक्ति। तो दोस्तों इस सोर्स पावर से मान के चलते हैं कि कोई दोस्तों आपका श्रोता है जो कि बिंदु ए पर है, यानी बिंदु ए पर दोस्तों कोई एक श्रोता है, और मान लेते हैं कि आपका ये दोस्तों जो ध्वनि स्रोत है आपका, ये आपका एक तरीके का बिंदु स्रोत है। तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि इस ध्वनि स्रोत से इस श्रोता तक की जो बीच की दूरी होगी आर, जो बीच की दूरी होगी दोस्तों आर, वो जानते क्या होगा, वो दोस्तों आपके इस ध्वनि स्रोत से निकलने वाली जो ध्वनि की तीव्रता है उसके दोस्तों यह इस तरीके से, यानी कि ये दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता होगी वो दोस्तों ध्वनि स्रोत है और जो श्रोता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। और इसी को दोस्तों इस कथन के माध्यम से इस तरीके से रिलेशनशिप करके दर्शाया जाता है, जो कि आपके I प्रोपोर्शनल 1/r² के रूप में निकल कर आएगा। और ऐसा ही दोस्तों स्वरूप आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, यानी कि P/4πr²। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो R है आपका वो दोस्तों आपके इस सोर्स, जो आप सोर्स पावर देख रहे हैं वहाँ से आपके इस पृष्ठ तक के बीच की दूरी को प्रकट कर रहा है। तो इस पृष्ठ से इस सोर्स जो बिंदु है उस तक की जो बीच की दूरी होगी आपका R, वो कहीं ना कहीं क्या है, ये दोस्तों आपका यह वर्ग के रूप में है, और इसलिए हमने यहाँ पर दर्शाया कि I प्रोपोर्शनल 1/r²। इतना दोस्तों आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं अगला जो 4 नंबर है उस पर। इसके अतिरिक्त ध्वनि की तीव्रता आयाम तथा आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती एवं माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों ये सब अभी आप लोग को जानना जो जरूरी है वो है, लेकिन इसका टोटल जो कैलकुलेशन है आपको वो मिलेगा आपको 11वीं क्लास में। इसलिए मैं केवल आप लोग को यहाँ पर संबोधन यानी केवल ज्ञान के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इससे परिचित हो सकें। ठीक है, तो देखिए इसके अतिरिक्त ध्वनि की तीव्रता यानी कि हमारा आई, ठीक है, और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती। तीव्रता आयाम, आयाम यानी कि आयाम को हम लोग दर्शाते हैं किससे, तो अल्फा से। ठीक है, जो भी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हम लोग दे देंगे आयाम को ऐसे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आयाम। ठीक, तो I प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयाम, यानी कि आपने जाना होगा दोस्तों प्रबलता में, मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रबलता बताया था, जिसका आयाम ज़्यादा होता है, जिसका आयाम ज़्यादा होता है उसकी प्रबलता जो होती है वो ज़्यादा होती है। समझ सकते हैं, जैसे कि मान चलते हैं ये आपका तरंग है, ये आपका तरंग है, ये आपका तरंग है। तो दोस्तों ये आपका आयाम हो गया, ये आपका आयाम हो गया, ये आपका आयाम हो गया। तो ये जितना दोस्तों ज़्यादा रहेगा उसकी प्रबलता उतना ही क्या होगी, वो अधिक होगी। समझे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर ध्वनि की तीव्रता अधिक है तो कहीं ना कहीं उसका जो आयाम है तरंग का, उस ध्वनि तरंग का, वो भी दोस्तों अधिक है, कम बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें आवृत्ति, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, दोस्तों हम थोड़ा सा भूल गए, वर्ग बोला है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वर्ग ले लेते हैं ऐसे, वर्ग के, ठीक ऐसे। अब फिर बोला है आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे आई ऐसे, अब फिर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके वर्ग के भाई, तो आवृत्ति। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आवृत्ति को वही से भी दर्शाते हैं, वही जो कि ऐसा होता है ऐसा, और इसको क्या करते हैं ऐसे स्क्वायर के रूप में देते हैं। और नहीं तो आप आवृत्ति को यहाँ पर आप एफ भी क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक,
तो ये दो चीज़ दोस्तों आप लोगों ने देखा। फिर बताया जा रहा है यहाँ पर क्या, माध्यम के घनत्व, जो भी आपका माध्यम हो, हवा हो, आपका पानी हो, या आपका दोस्तों कोई ठोस पदार्थ हो जैसे लकड़ी लोहा जो भी होगा आपका, तो उस माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती। तो जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारा ये हो गया आई, और अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती किसके, तो माध्यम के घनत्व के। दोस्तों जो घनत्व होता है उसे हम लोग क्या करते हैं कि पी से दर्शाते हैं, कहीं ना कहीं ये रो भी आपका आ जाता है, रो, ठीक इस तरीके से। तो इसके क्या होगा, यह समानुपाती होगा। तो इतना सारा आप रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं 5 नंबर में बताया जा रहा है, बड़े आकार की वस्तु से उत्पन्न ध्वनि का आयाम बड़ा होता है। ये जो आयाम होता है वो बड़ा होता है। बड़े आकार का कोई वस्तु होगा तो उसका जो आयाम होगा वो बड़ा होगा, जिसके कारण बड़े आकार की वस्तु से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। जैसे कि एगो आप मोबाइल फोन बजाओ, उसके सामने दोस्तों कोई एक बड़ा सा आप लाउड स्पीकर बजाओ, चाहे दोस्तों आप कोई साउंड बॉक्स बजाओ, तो दोनों में से किसकी ध्वनि दोस्तों आपको ज़्यादा सुनाई देगी, तो साउंड बॉक्स का, ना कि मोबाइल फोन का। अगर आप दोस्तों उसे साउंड बॉक्स के अपेक्षा अगर दोस्तों मान के चलते हैं कोई अगर होम थिएटर ले लेते हैं बड़ा साउंड वाला, तो उसका दोस्तों क्या होगा, आपको ध्वनि ज़्यादा सुनाई देगा उस छोटे साउंड की अपेक्षा। अगर उस बड़े साउंड की अपेक्षा, जो मैंने दोस्तों आप लोग बताया, अगर हम क्या करते हैं कि वहां पर दोस्तों कोई और बड़ा सा क्या करते हैं दोस्तों, हम बड़ा सा साउंड ले लेते हैं, तो उससे जो ध्वनि निकलेगी वो दोस्तों आपको काफी अधिक सुनाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा दोस्तों आपका वस्तु होगा तो उससे उत्पन्न ध्वनि का जो आयाम होगा वो दोस्तों बड़ा होगा, और जब आयाम बड़ा होगा तो उसके ध्वनि की जो प्रबलता होगी वो भी दोस्तों बड़ा होगा, जिसके कारण आपके उस वस्तु से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता भी अधिक हो जाती है, ठीक है। इस चीज को भी समझ कर रखना। आगे है, वायु की दिशा में चाल और तीव्रता दोनों ही बढ़ जाती है। अगर वायु के विपरीत दिशा में आपके ध्वनि की चाल है और तीव्रता है तो दोस्तों घटती है, लेकिन अगर वायु की यानी हवा के दिशा में ही आपके चाल और तीव्रता दोनों ही अगर हो जाती है ध्वनि की, तो दोस्तों बढ़ जाती है उस स्थिति में, ठीक। अगर हम बात करें 7 नंबर में, तो इसमें बताया जा रहा है इसका ऐसा ही मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि होता है बराबर 10⁻⁶ जूल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, और जो इसका प्रयोगात्मक जो मात्रक होता है जिसको हम लोग प्रयोग के रूप में यूज करते हैं वो होता है दोस्तों बेल, किसका, तो ध्वनि की तीव्रता का, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों बेल के गुण का, तो बेल का जो 10वां भाग होता है वो आपका डेसिबल कहलाता है। इसीलिए दोस्तों आपके ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो कहीं ना कहीं डेसिबल के रूप में मापी जाती है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, वो क्या करते हैं कि ध्वनि की प्रबलता का जो एसआई मात्रक है उसको बता देते हैं कि उसका जो एसआई मात्रक है वो है डेसिबल, जो कि दोस्तों सत्य नहीं है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आपके ध्वनि की जो प्रबलता है वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके कान की एक तरीके से वो दोस्तों संवेदना को व्यक्त करता है। आप अपने कान के माध्यम से जो भी आप ध्वनि आपको सुनाई पड़ती है, जो कुछ आप सुन पाते हैं, अधिक सुन पाते हैं या कम सुन पाते हैं, वो दोस्तों आपके कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करता है। ये आप सुनने के दोस्तों आप क्या करते हैं, ये दोस्तों आप सुनने का एक अनुभव करते हैं। तो सुनने का जो अनुभव है वो बिल्कुल भी भौतिक राशि नहीं है, लेकिन जो आपके ध्वनि की तीव्रता है वो दोस्तों भौतिक राशि है। तो जब दोस्तों आपके ध्वनि की तीव्रता भौतिक राशि है तो इसका ही दोस्तों क्या हो सकता है, मात्रक हो सकता है डेसिबल, ना कि आपके जो प्रबलता है उसका मात्रक होगा डेसिबल। तो ऐसा बिल्कुल भी भूल मत करना। और बहुत सारा दोस्तों क्या करते हैं कि आपके ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता दोनों को एक ही मान लेते हैं, जो कि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की प्रबलता ये दोस्तों दोनों अलग अलग होते हैं। इस चीज को आप लोग समझकर रखना, ठीक है। आगे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास है आपके ध्वनि का जो तीसरा लक्षण गुणता, जो कि मैंने आप लोग को नहीं बताया था। तो दोस्तों देखिए, गुणता का मतलब होता है कि जिसके कारण, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि आप समान तारतम्य एवं समान तीव्रता की विभिन्न ध्वनियों के बीच का जो अंतर है उसका बोध कर सकते हैं। इसका परिभाषा है आपके पास, किसी भी ध्वनि का वह लक्षण जिससे समान तारत्व, तारत्व आप लोग जन्म करते हैं, ध्वनि का सुरीला या दोस्तों कड़ा होना, ठीक है, या भारी होना, समान तारत्व एवं समान तीव्रता की विभिन्न ध्वनियों के बीच के अंतर का बोध होता है, उसे गुणता कहते हैं। जैसे कि सपोज है, जैसे मान के चलते हैं दोस्तों कि एक आपका बीड़ा हो जाएगा बजाने वाला,
और एक दोस्तों आपका सितार हो जाएगा। ठीक है, दोनों से ही ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन अगर इन दोनों दोस्तों वाद्य यंत्रों में अगर हम समान तरत्व एवं समान तीव्रता की ध्वनियों को अगर दोस्तों अगर हम उत्पन्न करें तो हमें इन ध्वनियों में विभिन्नता देखने को मिलेगी। और ये जो आप विभिन्नता की पहचान करते हो वही दोस्तों ये पहचान आपके गुणता के कारण हो पाता है। आप दोस्तों समझ सकते हो कि आपके सितार की जो आपका तारत्व है, यानी जो तारत्व है दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो जो आपके सितार की आवृत्ति है, जो बीड़ा की जो आवृत्ति है वो दोनों सेम ही है, और साथ ही आपके दोनों की सितार और बीड़ा का जो ध्वनि की तीव्रता है वो भी सेम ही है, लेकिन इन दोनों से निकलने वाली जो दोस्तों आपके ध्वनि है उसमें दोस्तों परिवर्तन हो जा रहा है। और यही परिवर्तन दर्शाने वाला जो गुण है, जो लक्षण है, वो आपके गुणता के रूप में जाना जाता है। देखिए, अगर आपके आवृत्ति अगर एक ही जैसा होगा, सेम होगा, सेम आवृत्ति, तो उस स्थिति में उसे हम लोग टोन के रूप में जानेंगे। किस रूप में जानेंगे दोस्तों? टोन के रूप में। देखिए, अगर मान के चलते हैं कि आपका ये माध्यम हो गया, ठीक है, और इस माध्यम में अगर आपकी जो आवृत्ति है वो दोस्तों ऐसे है, तरंग रूप में ऐसे ऐसे आवृत्ति देख सकते हैं, ऐसे है, ऐसे। तो ये क्या है? ये समान है, ठीक है, एक जैसी है। तो एक जैसी दोस्तों जब आपको आवृत्ति दिखाई देगी एक जैसी, तो इसको हम लोग टोन के रूप में बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें भिन्नता हो जाएगा, भिन्नता जैसे कि ऐसे, देखिए हाई हो जाएगा माध्यम, और ये हो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर कम, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर हो जाएगा बड़ा, फिर छोटा। तो इसको दोस्तों जानते हैं क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्वर, क्योंकि ये दोस्तों आपके विभिन्न आवृत्तियों के मिलने से बना हुआ है। तो विभिन्न आवृत्तियों के मिलने के फलस्वरूप आपका ये स्वर का निर्माण होता है, और यही दोस्तों आपका जो स्वर है वो आपके संगीत का रूप धारण करता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना सारा कुछ मैंने आप लोग को ध्वनि की तीव्रता वाला वीडियो में बताया है। तो अगर आपको ध्वनि की तीव्रता से कनेक्टेड और कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम होगा, या जो चीज़ दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, या मैंने कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझाने में दोस्तों मिस्टेक कर दिया होगा, तो प्लीज आप दोस्तों हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ध्वनि की तीव्रता और साथ ही जो गुणता है और इससे से रिलेटेड जो भी आपकी विशेषता है उसको अच्छे से समझ लिया है, तो प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।